जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आजकल एक विषय जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा हुआ है और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, या इसी के साथ एक टर्म और आता है प्राकृतिक खेती। जीरो बजट फार्मिंग भी आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं, और केमिकल फ्री फार्मिंग। ये ज़्यादा विषय इतना ज़्यादा उथल पुथल मचाया हुआ है कि बहुत सारे किसान ये सवाल कर रहे हैं कि क्या केमिकल फार्मिंग वाकई इतनी ज़्यादा नुकसानदेह है? क्या जैविक खेती ही एक अल्टरनेट बचा है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने के लिए आया हूं कि क्या केमिकल फार्मिंग, जो वाकई आज एक विलेन की तरह सामने उभर के आई है, जो खलनायक की भूमिका निभा रही है, और क्या जैविक खेती जो है वो इसका पूरा एक सॉल्यूशन है, पूरा हल है, या क्या प्राकृतिक खेती है? और अगर हम केमिकल फार्मिंग से जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ आना चाहते हैं, या जीरो बजट फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या इसका प्रोसेस होना चाहिए, जो अपनाया जा रहा है वो सही है, या हमें कुछ इसको दुरुस्त करने की जरूरत है? तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज वो अभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस हमारे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। केमिकल फार्मिंग से बात शुरू करते हैं। ये बताइए कि केमिकल फार्मिंग शुरू क्यों हुई और कैसे हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले जमाने में तो हमारे यहाँ सारा सब जैविक खेती या जितना भी आपका गौ आधारित, यानी कि गोबर की खाद और ये सब चीजों के ऊपर ही बेस्ड हमारी खेती थी। तो फिर क्या ऐसा हुआ केमिकल फार्मिंग आई? देखिए, इसकी सबसे बड़ी एक जरूरत जो है वो समझिए कि जब हरित क्रांति का उदय हुआ, हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, आजादी के बाद में इतनी बड़ी जनसंख्या को फीड करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो उस जनसंख्या को फीड करने की होड़ में एक तरह से उत्पादन की होड़ बढ़ गई। यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमें चाहिए था। दूसरे देशों से जो हमारे यहाँ गेहूं और सब चीजें आयात हो रही थी, उनको भी हमें रोक लगा के हमें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना था। अब क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ी तो साथ साथ जो है उसको फीड करने की पूरी उसकी जो फूड डिमांड थी कंट्री की, वो दूर करने की जरूरत पड़ी। गांवों से लोगों ने शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया, नौकरियों के लिए जाने लगे। खेती में लेबर की समस्या आने लगी। जनसंख्या बढ़ी रही है, उत्पादन की होड़ शुरू हो चुकी है, लेबर की समस्या बढ़ी है, तो उसका इलाज यह निकाला गया कि मशीनीकरण स्टार्ट हुआ, मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में स्टार्ट हुआ। एक अच्छी चीज थी। साथ ही यह हुआ कि हाइब्रिड क्रॉप्स, यानी कि HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ये आई। ये सारी जब चीजें आई तो खेती में जो न्यूट्रिशन, जो जो फसलें हम हाई यील्डिंग वैरायटीज लेके आए, या जो हाइब्रिड क्रॉप्स लेकर के आए वैज्ञानिक लोग, जो कि हमारे देश के फायदे के लिए ही था, दुनिया के से कंधे मिलाकर चलने के लिए था, इसके लिए फिर न्यूट्रिशन की क्रॉप्स को ज्यादा जरूरत थी। इन वैरायटीज में ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए था। और एक चीज और साथ साथ हुई, लालच बढ़ा हमारा। लालच क्या बढ़ा? कि ज्यादा उत्पादन लेंगे तो ज्यादा हमारा मुनाफा होगा। इन सारी चीजों की होड़ में हमारे पास सिर्फ एक ही अल्टरनेट था, वो था केमिकल फार्मिंग, केमिकल्स के ऊपर आना। पूरी दुनिया केमिकल्स पे आ रही थी, हम लोग भी केमिकल्स पे आ गए। लेकिन ये था कि हम हर चीज की, जैसे कहते हैं ना कि ज्यादती बुरी होती है, यही यहां पर भी हुआ। केमिकल फार्मिंग अपने आप में कोई बुरी नहीं थी, लेकिन हमने जैसे ताबड़तोड़ शुरू किया वो बुरी थी। नेचर से हटे हम लोग, नेचर से हटे, प्रकृति से हटे, तो फिर समस्याएं आनी थी। हमने क्या किया? हमने बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, इंटेंसिव फर्टिलाइजर यूज होने लगा। लेकिन हमें करना क्या था? करना हमको यह था कि हमें, और हमारे वैज्ञानिक बताते आ रहे थे, हमें सॉइल टेस्ट कराना था। हमें यह करना था कि जितना हमारी फसलों को जरूरत है, हमें उतना केमिकल्स डालने थे, उतना यूरिया डालना था, उतना DAP डालना था। हमने क्या किया? हम डाले चले जा रहे हैं। उत्पादन लेने के लिए हम ये देख ही नहीं रहे कि हमारी फसल को जरूरत कितनी है। एक माँ भी अगर अपने बच्चे को जब भूख लगती है तभी दूध पिलाती है। हम डाले चले जा रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं, कोई मानने वाला नहीं। हाँ, यहां कमी जरूर थी कि वैज्ञानिक लोगों की जो रिसर्च थी वो सही तरीके से फार्मर्स तक, किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन तक पहुंच भी रही थी तो वो उसको अपनाने में पीछे थे। और एक तरीका क्या था? जितना जरूरी था उतना डालें केमिकल्स, या उत्पादन के लिए जो प्रोडक्शन केमिकल्स है। दूसरा हमें चाहिए था कि हम अपनाएं, और इसके लिए हमें जोर भी दिया गया, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यानी कि हम एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन को लेकर के चलते हैं। हमें करना यह था कि हमें केमिकल्स तो यूज करने थे, लेकिन साथ साथ हमें अपने जो भी ऑर्गेनिक उत्पाद थे, गोबर की खाद है, हमारा जो हम लोग
गेहूं अगर हमने काटा है तो उसके बाद में जो हमारा व्हीट स्ट्रॉ बचा हुआ है उसको भी हम जमीन में मिला दें और पानी लगा दें और उसको सड़ा दें और वो भी खाद का काम करेगा। ये हमें करना चाहिए था। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के सिद्धांत हमें समझाए गए, वो हमें अपनाने चाहिए थे, हमने नहीं अपनाए। मैंने अपना एक वीडियो किया है फसल चक्र पे, अभी तक के मेरे सारे वीडियोस में सबसे कम जो वीडियो देखा गया है वो फसल चक्र के ऊपर देखा गया है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी सिद्धांत है। एक के बाद हम एक ही फसल लगाए जा रहे हैं, जैसे आपको देखा पंजाब में हुआ, समर राइस के बाद में फिर विंटर राइस लगाया जा रहा है। एक ही साल में धान की दो दो और तीन तीन फसलें ली जा रही हैं, धकाधक एक के बाद एक क्रॉप लगाते जा रहे हैं, सिंगल क्रॉप, और उसी में हम फर्टिलाइजर झोंके चले जा रहे हैं बगैर जरूरत के। ग्रीन हाउस कल्चर आ गया, पॉली हाउस कल्चर आ गया। ये हमारे देश की जरूरत नहीं थी। ये देश की कहां पर जरूरत थी? यूरोपियन कंट्रीज में जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, मिडिल ईस्ट में, इसराइल जैसे कंट्रीज में जहां पर पूरा लैंड डिजर्ट है, आपका वाटर नहीं है, क्लाइमेट नहीं है, हीट गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उनकी जरूरत थी। हमारे यहाँ तो प्रकृति ने इतने सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमने अपनाया, उससे भी हमारा फर्क पड़ा। ये केमिकल फार्मिंग का दोष नहीं था, ये हमारी अपनी हरकतों का दोष था। ये हमने अपनी जो कमियां की, केमिकल फार्मिंग को जिस रूप में अपनाना चाहिए था वो हमने अपनाया नहीं। तब हमारे सामने ये सारी विपत्तियां आनी शुरू हुई कि हमारे फसलों में ज्यादा कीड़े लग रहे हैं, ज्यादा बीमारियां लग रही हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट फसलों की बढ़ती जा रही है, सॉइल की हमारी सस्टेनेबिलिटी डिटेरिएट होती चली जा रही है। ये सब चीजें तो होनी थी, और अभी इतना बर्बाद नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जब नुकसान हो गया काफी और हमारा खेती में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो स्वाभाविक है कुछ लोगों को इसकी चिंता होनी थी। तो जब ये चिंता हुई तो अब हमारे पास हम लोग वापस आए जैविक खेती। अब आ गई जैविक खेती, लेकिन जैविक खेती में भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। वो क्या है? देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूं, एक मिसाल देता हूं मैं आपको। एक बच्चा है जिसके आप सालों से एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में पालते चले आ रहे हैं, अचानक से उसको आप कहेंगे राजस्थान की धूप में हम रेगिस्तान में तपते हुए छोड़ देंगे, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? इसी तरह से हमारा भी करीबन 60-70 सालों से हम केमिकल फार्मिंग पर चलते चले आ रहे हैं। सॉइल की वो हमारी न्यूट्रिशन क्षमता बची नहीं है। जितने भी सॉइल के अंदर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, वो जमीन में उनको वो माहौल नहीं मिल पाया, वो उनको खाद पानी नहीं मिल पाया, तो जमीन के नीचे गहराइयों में चले गए। अब अचानक से अगर हम चाहेंगे कि हम जैविक के ऊपर आ जाएं, तो फिर हमको लाजमी बात है कि प्रोडक्शन में, उत्पादन में कमी मिलेगी। तो हम इसको इमीडिएट स्विच नहीं कर सकते कि हम चाहे केमिकल से हमने एकदम तो छोड़ के और जैविक पे आ जाएं। कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में, भाई साहब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर 2, 4, 6, 8, 10, 100, 50 लोगों ने अगर सफलतापूर्वक जैविक खेती के अच्छे रिजल्ट्स ले लिए, जो कि मैं नहीं समझता हूं कि सब लोग सही बता पा रहे हैं। हम लोग कई बार इंटरव्यूज लिए हैं लोगों को, सही बातें उसमें हमें पता चलती हैं, तो हमें यही पता चलता है कि एकदम से स्विच करने में उत्पादन में कमी आती है। या हो सकता है कुछ जगहों पे नहीं होता हो ऐसा, यहाँ पर जमीन अभी तक उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी सॉइल फर्टिलिटी बनी हुई है, तो हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपका उत्पादन कम हो जाएगा अगर एकदम से आप जैविक में आएंगे। आपका जो जैविक उत्पाद है उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जो हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। और बहुत सारी बड़ी बात यह है कि इतनी सारी जैविक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं, उसका एक सिस्टम होता है। जब भी कोई कंपनी कोई उत्पाद बनाती है तो उसका एक यूनिवर्सिटी लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, वो टेस्ट किया जाता है प्रोडक्ट को। आज की डेट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि उनकी कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोग डाले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो लोगों का उस पर से भी अब धीरे धीरे विश्वास उठने लगा है। तो इसका इलाज क्या था? उसका इलाज ये था कि हमें, और है, यही इलाज था भी और है भी, कि हमें केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की तरफ धीरे धीरे उसको सिस्टम को लाना चाहिए। और धीरे धीरे सिस्टम को लाने का सिर्फ एक तरीका था कि हम प्योरली जो केमिकल हम अपना रहे हैं उसकी जगह हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लस बैलेंस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाएं। असल में देखिए, दो एक चीज यहां पर यह है, यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की दो डेफिनेशन चल रही हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं, एक इंडस्ट्रियल डेफिनेशन है और एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। पेड़ पौधे दोस्तों, जो भी आपका न्यूट्रिशन लेते हैं जमीन से, जड़ें जो लेती हैं, वो आयंस के फॉर्म में लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लेते हैं। आप जैविक डालें या आप इनऑर्गेनिक यानी केमिकल्स डालें, नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट में ही कन्वर्ट होगी या आपका अमोनियम में कन्वर्ट होगी, फॉस्फोरस आपका फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट होगा, पोटाश आयन में कन्वर्ट होगा, जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। ये मतलब नहीं है पौधे को कि अब आपने जैविक डाला या केमिकल डाला। तो इंडस्ट्रियल डेफिनेशन तो ये हो गई थी कि साहब आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, यानी कि प्रोटेक्शन केमिकल यानी फसल सुरक्षा जो है, पेस्टिसाइड्स, फसल सुरक्षा जो केमिकल्स हैं, यानी पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं,
वीडिसाइड्स हैं, वो भी नहीं डालने हैं, साथ में आपको प्रोडक्शन केमिकल्स भी नहीं डालने हैं, क्योंकि कंपनीज को भी अपना माल बेचना है, अपने उत्पाद बेचने हैं, जो जैविक चले आ रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन ये कहती है कि आप प्रोडक्शन केमिकल्स यानी कि फसल उत्पादन जो उर्वरक हैं, जो कि आपके नाइट्रोजन के लिए यूरिया है, फॉस्फोरस के लिए आपका, और नाइट्रोजन के लिए डीएपी है, पोटाश है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो सब डाल सकते हैं। हाँ, हमें केमिकल जो वो अवॉइड करने हैं जो कि हमारे फसल सुरक्षा केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्रॉप में डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते हैं, जो कि हमारे क्रॉप्स के रेजिड्यूज के शक्ल में रह जाते हैं और फिर हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बस इतना जरूर ख्याल करना था कि साइंस ने भी ये कहा कि आप जो भी प्रोडक्शन केमिकल्स डाल रहे हैं वो एक बैलेंस के साथ डालें, जितना जरूरत हो उतना डालें, और गोबर की खाद वगैरह मिलाते हुए डालें, और फसल चक्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए डालें। ये चीज हमें करनी थी। अच्छा, दूसरी चीज ये थी, कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे, तो वो भी एक होड़ चल रही थी। बहरहाल, तो अब एक नई चीज और आई। अभी जैविक का ही कॉन्सेप्ट हमारे किसान भाई पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, या एक नेटवर्क, एक चैनल एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है साइंटिस्ट्स या फार्मर्स के बीच में कि वो जैविक को पूरी तरह से उसकी विधियों को अपनाया जाए, उनको समझा जाए। तो ये प्राकृतिक खेती का शगुफा भी आ गया। देखिए, मैं ना ही जैविक का विरोधी हूं, ना ही प्राकृतिक खेती का विरोधी हूं, और ना ही मैं पूरी तरह से केमिकल फार्मिंग का समर्थक हूं। मैं हूं उस चीज का समर्थक जो किसान को फायदा पहुंचाने वाली विधि होनी चाहिए, उसको हमें निकाल करके लाना है। ठीक है ना। अब इसका जैविक के ऊपर आने का भी एक प्रोसेस है। बहुत से लोग आज की डेट में जैविक और प्राकृतिक खेती को या जीरो बजट फार्मिंग को एक ही समझ रहे हैं, यानी कि जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती या जीरो बजट फार्मिंग का आजकल आप नाम दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती वो है जो जंगलों में होता है, कि आपके यहां अपने आप फसल उग रही है, वहां पर फल फूल सब्जियां अगर कुछ उगाई हैं, वो आप तोड़ के ले आए, आपने खा लिया। लेकिन जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो खेती जहां पर आ गई, यहां पर यानी कि आपको कुछ ना कुछ करना है, तो वो प्राकृतिक नहीं रहा। लेकिन प्राकृतिक खेती करने का मतलब यह है कि हमें ना खेत की जुताई करने की जरूरत है, हमें ना खेत में कोई चीज डालने की जरूरत है, हमें कोई निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जाकर के बीज फेंक के आ जाएं वहां पर, और फसल तैयार हो जाए और हम ले लें। संभव है, लेकिन आज की परिस्थितियों में ऐसे संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको 7 से 8 साल लग जाते हैं। इसका क्या प्रोसेस है? इसका एक बाकायदा एक प्रोसेस है। सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है, हम आखिर में भी उस बात की चर्चा करेंगे कि एक क्या सोल्यूशन है कि जिस तरह से हम केमिकल फार्मिंग से सीधे प्राकृतिक खेती तक पहुंचेंगे, क्या उसका एक चैनल होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, यहां भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो मेरा किसान भाइयों से गुजारिश है कि आप सॉइल, अपना मृदा की जांच कराएं, सॉइल टेस्ट कराएं, और सही जगह से कराएं। प्योर केमिकल से आप, सबसे पहला स्टेप आपका होगा सॉइल टेस्टिंग का। दूसरा स्टेप आपका होगा कि जितना भी आप प्योरली केमिकल्स, प्रोडक्शन फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप ऑर्गेनिक्स को यूज करें, यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अपनाएं। उससे आप जैविक पर आएंगे, और फिर जैविक से बाद में प्राकृतिक खेती पर आने का जो है वो प्रोसेस चलेगा। अब प्राकृतिक खेती को के प्रोसेस तक आने के लिए क्या है, जैसे आजकल आपने बहुत ज्यादा चीजों का नाम सुना होगा, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का आजकल बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं और कर रहे हैं कि सर, क्या वर्मी कंपोस्ट ही एक ऑप्शन है जैविक खेती का, या प्राकृतिक खेती का, या और भी हम कोई चीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा एक ऑप्शन है, वही मैं आपको कह रहा था कि लास्ट में बताऊंगा। वर्मी कंपोस्ट देखिए क्या है कि वर्मी कंपोस्ट आप जमीन के बाहर बनाते हैं, आप गोबर के बेड्स बनाते हैं, उसमें और भी आप डिकम्पोजेबल वेट्स डालते हैं या डाल सकते हैं। लेकिन आजकल तो सिर्फ लोग गोबर का ही काम यूज कर रहे हैं। उसमें आप जो है लाल वाला जो केचुआ होता है, आइसिना फेटिडा, वो आप डालते हैं, और वो उसको मल्टीप्लाई करके उसको, वो गोबर को पूरा कन्वर्ट करता है आपके वर्मी कंपोस्ट में। हम कहते हैं कि आप यही वर्मी कंपोस्ट अगर आप जमीन के अपने अंदर खेत में तैयार करना शुरू कर दें, यानी कि उसको वर्मी कंपोस्ट तो नहीं कहा जाएगा, मैं आ रहा हूं उसी पॉइंट पे, उसको हम कहेंगे वर्मी कास्ट। यही काम अगर आप अपना जमीन के अंदर और खेत में शुरू कर दें, तो आप प्राकृतिक खेती के जो आपका लक्ष्य है उसको आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब वो करेंगे कैसे? खेत की मिट्टी में हम कैसे बनाएंगे? देखिए, केमिकल फार्मिंग जो हमने किया अभी तक कई सालों से, जो भी हमने गलत पद्धतियां अपनाई या हम झोंकते चले गए, उससे क्या हुआ, जो हमारे जमीन में, हमारे खेतों में जो केचुए हुआ करते थे, वो डेप्थ में चले गए, या और भी जो दूसरे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो डेप्थ में चले गए। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हमें प्राकृतिक खेती को लेकर के आना है, हमें उन केचुओं को ऊपर लाना है। यानी जो देसी केचुआ हमारा जमीन की गहराइयों में जाकर के बैठ गया है,
क्यों बैठ गया है? क्योंकि उसको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा। तो वातावरण उसको खाना पीना अपना नहीं मिल पा रहा। हम लोगों ने खेतों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पानी की समस्याएं हैं, ये सारी चीजों के होते होते केचुए जमीन में नीचे जाके बैठ गए। हमें उनको ऊपर लेके आना है। अब ऊपर लेने के लिए क्या करें? अगर केचुओं को भरपूर खाना अपना मिलता रहेगा। यहां पर एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं सर वर्मी कंपोस्ट ज्यादा बढ़िया है, वो देसी केचुआ तो मिट्टी खाता है, और जो हम लोग लाल केचुआ आइसिनिया फिटिडा यूज करते हैं वो गोबर खाता है, तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। साहब आप जो खिलाएंगे वो खाएगा। आपने मिट्टी वाले केचुए को, देसी केचुआ को मिट्टी के अलावा खाने लायक को छोड़ा ही नहीं, सिर्फ केमिकल भर दिया हमने उसके अंदर। तो लाजमी बात है कि वो बेचारा केमिकल तो खाएगा नहीं, मरना तो है नहीं उसको। वो जमीन की गहराइयों में जाकर अपने लिए कुछ ढूंढ रहा है, मर भी रहा है। अगर यही वातावरण हम उसको सरफेस पर दे देते हैं तो फिर उसको खाने के लिए चीजें मिलेंगी। तो अगर खाना, अच्छा खाता क्या क्या है? देसी केचुए की अगर हम बात करें, मिट्टी के अंदर केचुआ क्या क्या खाता है? सिर्फ मिट्टी नहीं खाता है, अगर कोई केचुआ गोबर भी खाता है, मिट्टी भी खाता है, जो भी मिनरल्स हैं, इवन रॉक्स और स्टोन्स की फॉर्म्स में है वो भी खाता है। जितना भी डिकम्पोज और डिकम्पोजेबल वेस्ट है जो हम खेतों में अगर डाल देते हैं, अपना मल मूत्र जो भी है, वो सब केचुआ खाता है। इवन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो नुकसान देने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए किसान मित्र कहा जाता है केचुआ को, केचुआ उन तक को खा जाता है। और एक दूसरी चीज, केचुआ को सरफेस पे लाने के लिए आपको एक तो ये सारी चीजें इसको खाने उसको उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा, सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जमीन में सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो केचुआ डेथ में जाएगा। उसको, केचुए को थोड़ा सा डार्कनेस, अंधेरा कह लीजिए कि आपको पसंद है, तो बहुत ज्यादा लाइट पसंद नहीं है। अब खाना तो हमने दे दिया उसको, गोबर भी हमने अप्लाई कर दिया। आजकल जीवामृत और घन जीवामृत का बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, आप वो भी डाल सकते हैं। खाना मिल गया, लेकिन बाकी का एनवायरमेंट, लो सॉइल टेम्परेचर, या हम लाइट का कैसे हम बंदोबस्त करेंगे, कम करें, उसके लिए हम मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। पुआल के, पराली के मल्चेस डाले जाते हैं, जलाने की से अच्छा है कि हम उसको मल्च के लिए इस्तेमाल करें। और जब हम वो मल्च करेंगे तो हमारा सॉइल टेम्परेचर भी कंजर्व होगा, हमारी जमीन ज्यादा गर्म होने से बचेगी, और हमारे यहाँ जमीन का जो जो लाइट है उसका भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो केचुआ जमीन के अंदर ऊपर आएगा। तो मल्चिंग को यूज करें। और दूसरी चीज, जमीन को कभी ड्राई ना होने दें। इसके लिए आप, अगर आपके पास सिंचाई के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, पानी की भी बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन यहां पर हमारे लिए बहुत अच्छा है, या स्प्रिंकलर, हम ड्रिप और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे खेत में जरूरत के लायक नमी हमेशा बनी रहेगी। अब अगर आप ये सब चीजें, खाना पीना, लाइट का मामला, ये सब चीजें आप केचुआ को अगर प्रोवाइड करेंगे तो केचुआ जमीन की सतह पर आएगा, जमीन को पूरा पल्वराइज करेगा। और यानी कि जो भी पल्वराइज कैसे करता है, यानी कि जो भी वो खाएगा पिएगा और उसके बाद में जो मल के रूप में निकालेगा वही उसका एक्सक्रीटा है, और यही वर्मी कास्ट कहलाता है। तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट जमीन के बाहर बनाने के मुकाबले अगर उसको जमीन के अंदर तैयार कर रहे हैं, और केचुआ, देखिए केचुआ बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी होता है। केचुआ जब जमीन की गहराई से उस मिट्टी को छेदते हुए हवा के लिए और अपना स्क्रीटा रिलीज करने के लिए सरफेस पे आता है, एक दिन में 24 घंटे में करीबन एक केचुआ मान लीजिए कि 10 से 12 बार ये ट्रेवल करता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, यानी कि 10 से 12 बार छेद करता है। और एक एकड़ में नहीं होता है तो कम से कम 5 से 10 लाख तक केचुआ हो सकता है। तो यानी कि अगर एक केचुआ, अगर मान लीजिए कि 10 बार ऊपर नीचे आ रहा है और खेत में के अंदर अगर 5 लाख है, तो 24 घंटे के अंदर 50 लाख बार वो जमीन को पेनिट्रेट कर रहा है और उसने 50 लाख छेद कर रहा है। तो वो जमीन को आपको पल्वराइज कर रहा है, इतनी पोरस बना दे रहा है जमीन को कि फिर आपको जुताई की जरूरत नहीं रह जाती है। तो कैसे वर्मी कंपोस्ट, और अगर हम वर्मी कास्ट को कंपेयर करते हैं तो कैसे ये बेहतर है वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले में वर्मी कास्ट? पहली चीज कि एक तो जो वर्मी कंपोस्ट आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, वही न्यूट्रिशन आपको वर्मी कास्ट दे रहा है। और वर्मी कंपोस्ट में तो सिर्फ आप गोबर खिला रहे थे केचुआ को, वर्मी कास्ट के अंदर आप बहुत सारी चीजें खिला रहे हैं केचुआ को, ठीक है ना। और दूसरी चीज, एक केचुआ जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि जमीन को आपके ऊपर नीचे जो आपको जमीन में छेद कर रहा है, जो जमीन की जुताई कर रहा है, वो फिजिकल कंडीशन आपकी जमीन की इतनी इंप्रूव कर दे रहा है कि फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, यानी कि आप खुद ब खुद प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपकी खेत की जुताई भी हो रही है। तो वर्मी कंपोस्ट कास्ट का कल्चर अपनाइए वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले में। इसमें एक तो आपकी लेबर कम हो जाएगी, भाई आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बेड नहीं बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अगर आप प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट की जगह वर्मी कास्ट के कल्चर को अपनाइए। और वर्मी कास्ट के कल्चर को अपनाने के लिए आपको, बहुत सारे लोग हैं, सुभाष पालेकर जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा ना, मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं, जो फायदेमंद है वो कीजिए। एकदम से केमिकल को स्विच करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कीजिए ताकि आपको उत्पादन भी मिलता रहे, आपके खेती में, आपकी कमाई में भी कमी ना आए। और प्राकृतिक खेती पर आने के लिए
केचुओं को ऊपर लाने के लिए आप जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं। उसके एक तरीके हैं, कभी अब मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये सारी चीजों का प्रयोग शुरू कीजिए ताकि केचुआ को सारा का सारा अपना न्यूट्रिशन ऊपर ही मिलता रहे और आप धीरे धीरे लेकिन तेजी के साथ में केमिकल फार्मिंग से फिर प्राकृतिक खेती की तरफ स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा और यही एक प्रोसेस है। तो आज का दोस्तों मेरा मकसद आप लोगों को बताने का यही था कि मेन जो कंक्लूजन निकाला हमने वो ये निकाला कि केमिकल फार्मिंग को पूरा दोष ना दे। केमिकल फार्मिंग से जैविक या प्राकृतिक खेती पर आना एक बहुत ही अच्छा उपाय है, लेकिन एकदम से हड़बड़ाहट में इसको करने की जरूरत नहीं है। और इसको करने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप वर्मी कंपोस्ट से ज्यादा अच्छा है वर्मी कास्ट कल्चर अपनाएं। हमारे खेतों के अंदर इतनी क्षमता है, उसको उभार के लेके आए और वो आप अपनाएं वर्मी कास्ट कल्चर। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के मेरे आपको लिंक समय पर पहुंचते रहें और आपसे वीडियोस मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।